हेलो स्टूडेंट, आई होप सब बच्चे अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा बच्चों, लेक्चर नंबर 4 आपने देखा होगा। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पे बेस क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल हमने किए थे। दो एप्लीकेशन थी बायट-सैवर्ट लॉ की। एक तो एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पे बेस हमने क्वेश्चन किए थे, और एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे बेस न्यूमेरिकल किए थे। अच्छा, जो हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले थ्योरेटिकल सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में फॉर्मूले यूज होते हैं। कुछ चीज ऐसी ना जो थ्योरी से आपका उन चीज के डायरेक्शन थ्योरी से डिलीट हो गए, लेकिन न्यूमेरिकल में वो होते हैं। तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले वो फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कि किन फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूले आज के न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करने वाले हैं, और ये फॉर्मूले आगे भी आपके यूज होंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से दो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो जैसे आपको याद होगा, हमने एक कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जो था म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r करके फॉर्मूला था, जो बायट-सैवर्ट की पहली एप्लीकेशन थी। तो हम एक कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो जानते हैं बच्चों, लेकिन आप न्यूमेरिकल करोगे तो एक आर्क, एक सर्कुलर आर्क का भी मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में, तो एक सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड उस आर्क के, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों क्या होगा, आर्क वाले जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज हो रहा होगा। तो पहले बायट-सैवर्ट की एक एप्लीकेशन थी जिसमें हम एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के सराउंडिंग किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे। तो अब ये आपकी जो एप्लीकेशन है बायट-सैवर्ट कंप्लीट हो गई है। हाँ, एक स्टेट कंडक्टर एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, एक इसे बोलते हैं लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, हम एम्पियर सर्किट लॉ इसके बाद पढ़ेंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम आज के न्यूमेरिकल में जाने से पहले इन कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो थियोरेटिकल सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में यूज होंगे बच्चों। चलिए सबसे पहली बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ऐसे बोल लो, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। अगर आपने किसी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये फॉर्मूले का डायरेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन इसका यूज न्यूमेरिकल में बहुत होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले के लिए पहले हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, मान लीजिए क्या एक सर्कुलर आर्क है और इट इज अ करंट कैरिंग आर्क, और इससे कितनी करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है। ठीक है, और मुझे इस आर्क के सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए पहले मैं इसका सेंटर लोकेट कर देता हूं बच्चों। तो इस आर्क का पहले सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कुलर आर्क है और इसका सेंटर है O। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है जिसमें कितनी करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है, और इस आर्क का सेंटर है O। और मान लीजिए आर्क की रेडियस कितनी है, आर इसकी रेडियस है। तो कहते हैं अगर आप किसी भी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तीन फैक्टर चाहिए बच्चों। क्या क्या फैक्टर चाहिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए आर्क से कितनी करंट पास हो रही है, जिसको मैंने आई लेट किया है।
दूसरा आपको आर्क की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए जो हम आर मान रहे हैं, और तीसरा फैक्टर और चाहिए कि जो आर्क है ये अपने सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा, तो अल्फा इज द एंगल विच द आर्क मेक एट इट्स सेंटर। तो अगर आप ये तीन फैक्टर जानते हो, मतलब करंट थ्रू द आर्क जानते हो, उसकी रेडियस जानते हो, एंड द एंगल विच द आर्क मेक इट सेंटर जानते हो, तो आप इस सर्कुलर आर्क का इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R into alpha, where alpha is the angle with the arc make at its center। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे बच्चों क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना चाहते हो कि फॉर्मूला है ना हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा है, या आपको डाउट है लिखते टाइम कहीं हमने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया, तो आप इसको एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हो बच्चों। कैसे, अगर मैं क्या करूं, देखो आप एक कंप्लीट सर्किल का सेंटर जानते हो, अगर मैं इस आर्क को एक कंप्लीट सर्किल में कट कर दूं, तो आप जानते हो बच्चों कि एक कंप्लीट सर्किल अपने पे कितना एंगल बनाता है, 360, जिसे आप रेडियन में 2 पाई कहते हो। तो अगर ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई। तो आप यहां पर अल्फा को अगर 2 पाई पुट कर दोगे, अल्फा की जगह पर 2 पाई पुट कर दोगे, तो देखिए 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा टाइम्स, तो कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। और आप चेक करो बच्चों पीछे के लेक्चर में हमने बायट-सवेट लॉ की एक एप्लीकेशन की है, एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आया था बच्चों। कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या बोला मैंने, अल्फा को आप 2 पाई पुट कर लो, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। और एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अगर आपको डाउट हो तो वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा को 2 पाई पुट करके। अगर आपको सेंटर वाला फॉर्मूला याद है और अगर वो फॉर्मूला अल्फा को 2 पाई पुट करके बन जाता है, इसका मतलब आपने फॉर्मूला सही यूज किया। ठीक है, बाकी देखो इसके लिए बच्चों डायरेक्शन का रूल वही है जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। जैसे कोई आपसे बोले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दीजिए ओ पॉइंट पे, तो क्या लगाते हैं इसमें, राइट हैंड थंब रूल। अपने फिंगर को आप क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो आपका थंब इनवर्ड है बच्चों, और अगर करंट ऐसे होगी तो आउटवर्ड होगा। फिलहाल हमारी करंट ऐसे है जैसे आपको दिख रही है क्लॉकवाइज सेंस में, तो अपने फिंगर को क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल करोगे तो आपका थंब इनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहोगे तो इनवर्ड नॉर्मल फील्ड को आप जानते हो बच्चों कैसे दिखाते हैं, क्रॉस साइन से। तो क्रॉस साइन दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस ओ पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड इनवर्ड। तो डायरेक्शन के रूल तो हम लोग पीछे के लेक्चर में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। जो आप एक कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का के लिए जो रूल लगाते हो, वो एक आर्क के लिए भी आपने रूल लगाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पे बेस। चलिए, एक तो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, तो इसका डायरेक्शन नहीं सिलेबस में, लेकिन ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले बच्चों, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर हम आगे के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के 3 केसेस होते हैं, वो केसेस डिस्कस करेंगे, फिर इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसे नोट करो पहले बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके टोटल 3 केस हैं। क्या क्या केस है बच्चों, और एक केस का डेरिवेशन आप एम्पियर सर्किटल लॉ में करोगे बच्चों। इसके बाद हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले अब जो अब प्रेजेंट टाइम का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका
ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है ना, मतलब 2000 करीब 23 या 22 से सिलेबस हट गया, कोरोना के बाद से हट गया है। ठीक है, तो अब इसका खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और इसका डेरिवेशन नहीं, हाँ इसके एक केस का डेरिवेशन आप किस में करोगे, एम्पियर-सेकेटर लॉ, नहीं तो पहले ये आपका पूरी एप्लीकेशन बायट-सैविट लॉ की एक एप्लीकेशन थी, तो अब बायट-सैविट लॉ से डिलीट हो गई है। ठीक है, चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्या क्या 3 केसेस हैं समझना बच्चों। तो पहले मैं एक कंडक्टर बना लेता हूं बच्चों। तो मान लीजिए मेरे पास ठीक है, तो मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो एक स्टेट कंडक्टर है, कैरिंग करंट आई, डायरेक्शन वगैरह के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। और मान लीजिए ये कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, जैसे मान लीजिए इसका एक एंड एक्स है, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है एक्स वाई जो फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से कितनी करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इस कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वो इसके सराउंडिंग में पॉइंट कहीं भी हो सकता है बच्चों, आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। तो इस कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस जो आप कहते हो, इसे सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है ना, जो इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, स्टेट कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, उससे आई करंट पास हो रही है, और इस कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जिस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और मुझे इस कंडक्टर का इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, अगर एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करें, तो उसके लिए 3 फैक्टर आपको चाहिए बच्चों। क्या क्या फैक्टर चाहिए, एक तो करंट चाहिए, जिस कंडक्टर की का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसमें कितनी करंट पास हो रही है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर चाहिए जो हमने आर मान रखी, एक फैक्टर और चाहिए बच्चों, एक फैक्टर ये चाहिए कि जो कंडक्टर के एंड्स हैं, जो कंडक्टर के एंड्स हैं इस पॉइंट पर कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो मान लेते हैं जो आपका एक्स वाला एंड है, इस पी पॉइंट पर किसी और कलर से दिखा देते हैं, मान लेते हैं जो एक्स वाला एंड है इस पी पॉइंट पर कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली जो वाई वाला एंड है ये भी इस पॉइंट पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक एंगल को मान लेते हैं, ये एंगल कितना है, फाई 1 है, और ये एंगल कितना है, फाई 2 है, ठीक है ना। तो फाई 1 फाई 2 आर द एंगल विद द एंड्स ऑफ द कंडक्टर मेक्स एट द पॉइंट, ठीक है। तो आपको इतने फैक्टर चाहिए बच्चों, करंट चाहिए कंडक्टर में, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर चाहिए, और जो इस कंडक्टर के एंड्स हैं वो उस पॉइंट पे कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इतने फैक्टर जानते हो तो आप इस फाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला में लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसके लिए जानते हो न्यूमेरिक वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, I बाई आर, वेर आई करंट एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फिर विद इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना। तो अगर कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है बच्चों, तो एक फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसे हम किसी कहाँ का लगता है न्यूमेरिकल आगे करेंगे इस वजह, जैसे एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए कॉइल है, एक ट्रायंगुलर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की एजेस जो होंगी फाइनाइट लेंथ की होंगी, स्क्वायर की एजेस फाइनाइट लेंथ की होंगी, एक ट्रायंगल की एजेस फाइनाइट लेंथ की होंगी, तो ये फॉर्मूले का उस केस में यूज होगा। अब इसी के 2 केस बनते हैं बच्चों, इसके 2 केस हैं। क्या केस है,
कि अगर कंडक्टर क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, मतलब जो एक्स वाला एंड है ये भी इन्फिनिटी पे चले जाए और वाई वाला एंड भी कहां चले जाए, इन्फिनिटी पे चले जाए, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। फिर इसका एक केस और होता है कि अगर एक एंड इन्फिनिटी पे चले जाए, एक्स या वाई में कोई एक एंड कंडक्टर के इन्फिनिटी पे चले जाए और एक पॉइंट, एक एंड जो है वो पॉइंट के अपोजिट आ जाए, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वो दो केसेस भी आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। चलिए तो मैं केस बना दे रहा हूं, और जो मैंने पहला केस बोला कि एक लॉन्ग कंडक्टर मतलब दोनों इन्फिनिटी पर होंगे, तो ये एक डायरेक्शन है, हम लोग डायरेक्शन कहां करेंगे, बायट-सवेट लॉ की एक एप्लीकेशन है, तो वहां पर इसका डायरेक्शन भी करेंगे। फिलहाल तो हम फॉर्मूला सीख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमने इसके न्यूमेरिकल करने इस पे बेस। तो इसका केस है, पहला केस है, केस 1 है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, मींस एक्स भी इन्फिनिटी पे चले जाए और वाई भी कहां चले जाए बच्चों, इन्फिनिटी पे चले जाए, तो क्या चेंजेस आ जाएंगे। चलो इस डायग्राम में समझ लेते हैं पिछले वाले। देखो अगर x भी इन्फिनिटी पे चले जाए और y भी इन्फिनिटी पे चले जाए, तो इसमें क्या चेंज आएंगे, तो समझना। क्या करंट बदल जाएगी बच्चों कंडक्टर, क्या पॉइंट की डिस्टेंस बदल जाएगी कंडक्टर से, नहीं, क्या बदल जाएंगे, एंगल बदल जाएंगे। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एंगल बनाने के लिए इस पॉइंट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लाइन ज्वाइनिंग इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे फाई 1 बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक्स वाला एंड इन्फिनिटी पे चला गया, तो देखो इट इज फार अवे, अभी एक्स इधर है, मैंने देखो मार्कर पे ऐसे रखा है ना। अब अगर एक्स दूर चले जाएगा, जैसे एक्स मान लो और इधर चला गया और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो ये एंगल देखिए, जैसे अभी मैंने ऐसे रखा है, मैंने सॉरी जैसे ऐसे रखा है, जब एक्स दूर चले जाएगा तो ये एंगल ऐसा हो जाएगा। देखो मैं सीधा कर रहा हूँ बच्चों, ये और सीधा हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। मैं कोई और कलर का मार्कर ले लेता हूँ, आपको शायद ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, बस पेन भी ब्लैक ही है। एक सेकंड बच्चा रुकना, चलिए भी किसी और कलर का मार्कर नहीं हमारे पास। चलिए तो अगर देखो ना, ये दिख रहा होगा आपको, अगर ये एंगल देखो, अभी मैं एंगल ऐसे एक्स से ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर एक्स दूर जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा, एक्स दूर जाते जाएगा तो इट इज फार अवे एक्स। तो देखो ये लाइन है सीधी होती जाएगी, सीधी होती जाएगी, सीधी होती जाएगी, और ये एंगल लगभग 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 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चले जाएगा। सिमिलरली ये वाला, अगर वाई वाला एंड भी फार अवे हो जाए, तो जो लाइन ज्वाइनिंग ऐसी हो जाएगी, फिर और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे होगा, तो एंगल ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो फाई 1 भी 90 हो जाएगा और फाई 2 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देन इस केस में दोनों एंड जब फार अवे हो जाएंगे तो लाइन ज्वाइनिंग क्या बनाएगी, एंगल नियरली 90 बना देगी। देन फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, बोथ बिकम्स 90 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर अब बी कितना रहेगा, अभी देखो आपने फॉर्मूला लिखा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, कितना था साइन फाई 1, जो कितना हो गया 90 डिग्री, साइन फाई 2 भी कितना हो गया 90 डिग्री। समझ रहे हैं, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ बच्चों, फाई 1 फाई 2 को मैंने 90 पुट कर दिया। आप जानते हो साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इधर आएगा 2i बाई ए। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए 90 प्लस साइन 91, ये साइन 91, तो 1 प्लस 1 2, तो 2i से मल्टीप्लाई करके मैंने मिक्स करके लिख दिया, तो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए, ठीक है। बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है बच्चों। बाकी मैंने अभी आपसे कहा कि ये वाले केस का प्रूफ या इसका जो डायरेक्शन है, अभी तो हमने एज अ केस पढ़ा है, इसका आपका प्रूफ भी है बच्चों, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आता है, एम्पियर सर्किट लॉ में इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे इस फॉर्मूले का। अभी तो इसे हम एज एन उसका केस मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद, एक इनफाइनाइट, कहीं पर भी कंडक्टर, जो कहीं भी कंडक्टर की लेंथ ना दे या लॉन्ग कंडक्टर बोले तो आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग मानना है और ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ठीक है ना। तो मतलब कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालने के लिए आपको कंडक्टर में करंट चाहिए, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है उस पॉइंट की क्या चाहिए, कंडक्टर से डिस्टेंस चाहिए। चलिए अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं, ठीक बच्चों।
इसी के साइड में बना देता हूँ केस सेकंड, फिर थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेंगे। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड में अब हम ये मान रहे हैं, मैं डायग्राम से बना देता हूँ बच्चों। अब हम ऐसा मान रहे हैं, पहले मैं कंडक्टर बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये वाले एंड को हमने y माना था बच्चों, और इस वाले एंड के x माना था। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो x वाला एंड है इट इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब फार अवे मतलब इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो y के अपोजिट है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने p पॉइंट माना था पीछे, मान लीजिए p पॉइंट है, डिस्टेंस r मानी थी। अब केस ऐसा हो गया, ठीक है ना, मतलब एक एंड तो पॉइंट के अपोजिट है, दूसरा एंड कहां पर है बच्चों, इन्फिनिटी पर है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन देखो बच्चों, करंट नहीं चेंज हो रही, डिस्टेंस नहीं चेंज होगी, क्या चेंज होंगे, एंगल में चेंज हो जाएंगे। इस बार देखिए, जो एंड इन्फिनिटी पर है अगर उसके एंगल इससे लाइन ज्वाइनिंग ऐसे ज्वाइन करोगे, है ना, अभी तो हम खैर बोर्ड से बाहर नहीं जा पाएंगे, पॉइंट तो फार अवे होगा, तो ज्वाइन करोगे एंगल हल्का सा ना, जितना एक्स दूर होगा लाइन ऐसे होती जाएगी, और लगभग एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और ठीक है, तो जिसे आप फाई 1 बोल रहे थे, जो एक्स वाला एंड बना रहा था पी पॉइंट पे, कितना एंगल होगा, 90 हो जाएगा, और वाई पॉइंट के अपोजिट हो गया, तो ये कितना एंगल बना देगा बच्चों, 0 डिग्री एंगल बना देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हो सकता है कि पॉइंट एक्स के अपोजिट हो, वाई इन्फिनिटी पर हो, मैंने वाई के अपोजिट माना है, मतलब एक एंगल 0, एक एंगल क्या हो जाएगा, 90। चलो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, तो हमारा फाई 1 जो एंगल है इस केस में, फाई 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड फाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो देयरफॉर इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, ठीक है, साइन कितना, 90 प्लस साइन 0। देखो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, तो ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना बचेगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना, I बाई A हो जाएगा। समझ रहे, ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से हाफ हो जाएगा। देखो बच्चों, हो गया, मतलब जब दोनों इन्फिनिटी पर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जब एक एंड इन्फिनिटी पर है, तो एक एंड इन्फिनिटी होने से मैग्नेटिक फील्ड दो वाले केस में उसका हाफ हो गया बच्चों। ठीक है, समझ रहे, तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होंगे बच्चों, इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मूले में डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लगाते फिर आप कहते हैं कि फॉर्मूले कहाँ से आ गए, तो हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। और इस फॉर्मूले का तो हमारा डेरिवेशन भी है बच्चों, किसमें, 2-3 बार बोल दिया मैंने, एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर कुछ डायरेक्शन वाली बात है मैं बता दूंगा, पहले यहाँ से नोट कर लो बच्चों इसको, फिर डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अगली शीट नोट कर लो, इसके दोनों केसेस। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, ठीक है, कैसे आपने नोट कर लिए, अगर कोई पॉइंट, ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट अलोंग द एक्सिस, मान लो ये P पॉइंट अलोंग द एक्सिस हो गया, क्या हो गया, अगर P पॉइंट अलोंग द एक्सिस हो गया तो क्या होगा, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे, साइन फाई 1 भी 0, साइन अगर ना पॉइंट अलोंग द एक्सिस हो गया तो दोनों एंगल 0 हो जाएंगे, है ना, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 प्लस 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना, किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सराउंडिंग पॉइंट पे निकालते हैं, अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये बात हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों,
चलो तो बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में स्टेट और जो आर्क हमने पढ़ा उसका दोनों का केस है बच्चों। चलिए पहले क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ, है ना। बाकी देखो बच्चों, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह से मैं बोल रहा था, वो हम जो जब बायट-सवेट लॉ की एप्लीकेशन करेंगे, कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्शन की बात वहां पर आएगी, उस पर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो डायरेक्शन में अप्लाई भी करेंगे। एक हाफ कर्ल रूल होता है उसके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो सब एम्पियर सेकेंड की बात करेंगे। अभी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हैं, अ लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, मतलब एक लॉन्ग वायर, एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, मतलब ये जो पी पॉइंट है ये कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो एक लॉन्ग वायर है, उसमें कुछ पोर्शन क्या हो गया, आर्क, जैसे पहले स्ट्रेट था, फिर आर्क हो गया, फिर अगेन स्ट्रेट हो गया, और ये एंड भी मान लो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो बोल रहा है लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट ऑफ आई एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो देख रहे हो, है ना, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में बीच में एक लूप है और उससे कितनी करंट पास हो रही है, आई, और लूप की रेडियस आर है, डायग्राम में भी दिख रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर वायर एट द पॉइंट ओ, तो आपको एक पॉइंट दिख रहा है बच्चों, जो इस सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर है। आपने इस पूरे इंटायर अरेंजमेंट का ओ पॉइंट पे क्या बताने बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बताने। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना बच्चों, जैसे अभी मैंने जस्ट देखो अभी बोला कि किसी लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इस एक्सिस जीरो होता है। तो देखो ये जो ओ पॉइंट है इस पीक्यू वाले पोर्शन के एक्सिस पर है, तो इस पीक्यू वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। सिमिलरली देखिए एस टी वाला जो पार्ट है, स्ट्रेट पोर्शन है, ये ओ पॉइंट इसकी भी एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस एस टी का भी मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। तो जो स्ट्रेट पोर्शन है उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे जीरो होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज इंटायरली ड्यू टू क्या, सेमी सर्कुलर आर्क। और आप जानते हो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आर्क वाला, और उसके लिए आपको आर्क का एंगल पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। तो आप जानते हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। से हम रेडियन में पाई लिखते हैं, यहाँ पर आप पाई लिखोगे बच्चों, डिग्री में नहीं, रेडियन में लिखेंगे एंगल। ठीक है, तो समझिए फिर इसका सोल्यूशन समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बाकी मैंने कहा इन दो पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट इसलिए बोल रहे हैं कि तीन का था लेकिन दो का जीरो हो गया, तो एक का बचा वही नेट हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज बी हो जाएगा, और इट इज ड्यू टू द सेमी सर्कुलर पोर्शन। डायरेक्शन की बात भी करेंगे बच्चों, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं। तो अभी आपको याद है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा पीछे, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। करंट आई है देखो, रेडियस आर है, और फिर क्या लिखना होता है, इनटू एंगल जो आर्क अपने सेंटर पे बना रहे हैं। और क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, पाई एंगल बना रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, अब इस पाई को पाई से क्या कर लीजिएगा, कैंसिल आउट कर लीजिएगा। ठीक है, या आप ऐसे छोड़ सकते हो बच्चों। चलिए पाई को पाई से कैंसिल कर लीजिए, तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r, इतना रहेगा बच्चों। अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हो, चलो डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड इतना होगा म्यू नॉट आई बाई 4r, पाई से पाई कैंसिल हो गया। डायरेक्शन के लिए भी मैंने बोला था बच्चों क्या लगाते हो, थंब रूल। अपने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, तो करंट Q से S की तरफ है, तो मैं देखो अपनी फिंगर को Q से S की तरफ कर्ल कर रहा हूँ बच्चों, कर रहा हूँ, तो मेरा देखो थंब इनवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा O पॉइंट पर इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो आप इसको ऐसे दिखा दो, कैसे दिखाते हैं बच्चों, क्रॉस साइन से। तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी, इनवर्ड नॉर्मल। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना होगा। ठीक, तो देखो आर्क वाला जो फॉर्मूला है बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें हेल्प करता है। ठीक, इसलिए हमने पहले सबसे पहले आर्क वाले फॉर्मूले को डिस्कस किया, और स्ट्रेट वाला याद रखना कि उसके एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आर्क वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसे जल्दी से नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
ठीक है, चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लिया करो बच्चों। अब अगर हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर लिया करो जब मैं पीछे हटता हूं बच्चों, इसलिए कि आपको पूरी स्क्रीन विजिबल हो जाए, है ना, मुझसे हाइड ना हो स्क्रीन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर सेगमेंट, दिख रहे हैं बच्चों, एक आपको क्यूपी सेगमेंट दिख रहा है या पीक्यू बोल लीजिए, और एक एसआर सेगमेंट दिख रहा है, दो सर्कुलर सेगमेंट है, एंड जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस, रेडियल मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये दो जो आर्क हैं ये दो रेडियल लाइन के थ्रू ज्वाइंट है, दिख रहा है ना, पीएस और आर क्यू या क्यू आर, दो रेडियल लाइन के थ्रू दो आर्क ज्वाइंट है। बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। अब आपने इस पूरे अरेंजमेंट का ओ पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर देखो बच्चों चार सेक्शन है, दो स्ट्रेट सेक्शन है स्लूप में और दो आर्क। स्ट्रेट वाला चेक कर लो बच्चों, अगेन देखो वही केस है, ये जो ओ पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है, ये देखो ये एसपी वाला जो पोर्शन है इसके एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस एसपी वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली ये क्यूआर वाला जो पोर्शन है, देखिए इसके लिए भी ओ पॉइंट अलोंग द एक्सिस है, तो इस क्यूआर वाले पोर्शन का भी मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज ओनली ड्यू टू सर्कुलर आर्क्स, है ना। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, पीक्यू वाले आर्क का और एसआर वाले आर्क का, ठीक है। तो हम पहले पीक्यू का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे बच्चों, एसआर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फिर डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन फील्ड की सेम होगी तो फील्ड ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों के फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेट फील्ड के लिए उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक के फील्ड को B1 एक के फील्ड को B2 मान के PQ और SR का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फॉर्मूला देखो वही है बच्चों, आपको करंट है दोनों आर्क में सेम है I, एक की रेडियस A, बड़े वाले आर्क की रेडियस B है, और दोनों का कॉमन एंगल है अल्फा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं PQ वाले आर्क का निकाल लेता हूं, फिर SR का निकाल दूंगा। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, बाकी स्ट्रेट वाले का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क PQ इज, इस PQ आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको B1 मान लेता हूं बच्चों। कितना फॉर्मूला आप जान ही रहे हो बच्चों, कितना होता है, ये हो जाता है μ0/4π, ठीक है। ये देखो इसमें करंट कितनी I फ्लो कर रही है, डायरेक्शन की बात अभी करेंगे, और इस आर्क की रेडियस वाले आर्क की रेडियस A है, तो ओवर A और इनटू द एंगल विद द आर्क मेक एट सेंटर दैट इज अल्फा, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसका, आपका PQ वाले आर्क का O पॉइंट पर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, देखो करंट Q से P की तरफ है, तो अपने फिंगर को Q से P की तरफ कर्ल करोगे, तो देखो थंब मेरा क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, इसके आगे से इसकी डायरेक्शन लिख देता हूं, क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड। देखो ना, बिना डायरेक्शन के आप नेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डायरेक्शन के रूल मैंने आपको बताया था बच्चों, चेक करिएगा। चलो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, RS या SR जो कह लेते हो, लेकिन नाउ मैग्नेटिक फील्ड, अब हम मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाल रहे हैं बच्चों, ऊपर वाले आर्क का। देखेंगे नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क क्या है, SR इज, ये RS जो जैसा लिखना चाहे, ठीक है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को B2 मान लेते हैं। फॉर्मूला अगेन इसके लिए भी वही है बच्चों, कितना, μ0/4π, कितनी करंट पास हो रही है I, तो आपको आर्क में करंट चाहिए, फिर आर्क की रेडियस, तो देखो बड़े वाले आर्क की रेडियस B है, जो डायग्राम में दी है ना, B, और इनटू ये भी कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेन राइट हैंड थंब रूल। अब आपकी देखो करंट S से R की तरफ है, तो अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, अपने फिंगर को S से R की तरफ कर्ल करोगे, थंब एंड फिंगर को, सॉरी थंब, फिंगर एंड पाम को, तो आपका थंब इनवर्ड है, तो क्या है, इनवर्ड नॉर्मल, दिस इज इनवर्ड नॉर्मल।
तो इसका मतलब एक फील्ड आउटवर्ड एक फील्ड इनवर्ड है, तो अपोजिट है एक दूसरे के बच्चों, नहीं है, 180 डिग्री अपोजिट है, तो ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस किस में इसको करेंगे बच्चों, हमेशा मोर वाले जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले को माइनस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किसका मोर होगा, जिसकी रेडियस कम है, देखो ना ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी रेडियस कम है उसका फील्ड ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका फील्ड क्या होगा, कम। तो मोर फील्ड किसका होगा बच्चों, पी क्यू वाले आर्क का, दैट इज बी वन। तो आप बी वन में से बी टू माइनस कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और नेट की डायरेक्शन, जो नेट फील्ड आएगा वो हमेशा उसकी डायरेक्शन बड़े जैसी होगी, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं, फिर डायरेक्शन की बात कर लेंगे। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज, इसको बी बोल लेते हैं बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हो जाएगा B1 माइनस B2, डायरेक्शन में लास्ट में लिख दूंगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू एल्फा, चेक कर लो बच्चों, यही था हमारा B1, और B2 आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी इंटू एल्फा। तो ए और बी को छोड़कर बाकी सब कॉमन ही है बच्चों, तो बाकी जो भी फैक्टर कॉमन है इसे कॉमन कर लीजिए। तो क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एल्फा कॉमन है, कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जो फील्ड मोर है नेट की डायरेक्शन मोर जैसी होती है, और मोर वाला फील्ड B1 है बच्चों हमारा, और B1 की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, लिख दे रहा हूं आगे से आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना, बात समझ रहे। तो इस तरीके से यहां पर भी देखो आर्क वाला फॉर्मूला बच्चों यूज हुआ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने आर्क वाला फॉर्मूला पहले डिस्कस किया, ठीक। तो नोट कर लो, बाकी जो भी डाउट रहता है मैं हर लेक्चर में आपसे कहता हूँ जो भी डाउट्स वगैरह बच्चों बताया करो, ठीक है। आपके डाउट्स हम लोग लेंगे या मैसेज के थ्रू बताएंगे, या ज्यादा बहुत से बच्चे डाउट होंगे तो फिर डाउट का एक लेक्चर बना देंगे अलग से, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा, डाउट रहेगा तो बताइएगा, नोट करिए बच्चों इसको। सेकंड शीट नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। देखो बच्चों डायग्राम दिख रहा होगा आपको, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। डायग्राम में आई लिखा है, वैसे आई का मैग्नीट्यूड है 10 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो इस आर्क का सेंटर आपको दिख रहा है ओ है, इस ओ पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है। गिवन रेडियस ऑफ द बेंड कॉइल इज 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक बच्चों। रेडियस को चलो मैं मार्क कर देता हूँ, आर कुछ मार्क कर देता हूँ इसमें, क्वेश्चन में डायग्राम में मार्क नहीं किया मैंने, मार्क कर दिया आर, ठीक है। तो अगेन देखो बच्चों इसमें 3 सेक्शन है, 2 स्ट्रेट सेक्शन है और एक कर्व सेक्शन है। अगेन मुझे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो स्ट्रेट सेक्शन है देखो ये ओ पॉइंट इनके एक्सियल लाइन पर है, तो स्ट्रेट सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर नहीं होगा, किसका होगा बच्चों, इस आर्क का होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क है ना कितने एंगल फॉर्म कर रहा है अपने सेंटर पर, तो देखो ये एंगल 90 और पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, 360। तो आर्क जो एंगल बना रहे है ना अपने सेंटर पर, वो एंगल ये है बच्चों, जैसे आप क्या बोलोगे 270 डिग्री, या इसे बोलते हैं हम लोग रेडियन में 3π/2, π/2 90 होता है, 93 से कितना होता है 270, तो एंगल रेडियन में 3π/2 हो जाएगा, बस, ठीक है। तो आपको करंट गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, रेडियस गिवन है और एंगल आपने, ठीक है ना, समझ लिया कितना हो गया 270 3π/2। बस अब इन तीनों के हेल्प से हम इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। बाकी स्ट्रेट सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड अभी पीछे 2 क्वेश्चन में आपने देखा 0 होगा। तो चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट नेट, इसलिए बोल रहे हैं कि 3 लोग हैं, 3 में से 2 का फील्ड 0 है, एक आर्क का ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या लिख देंगे
कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओइज, है ना। तो एट सेंटर ओइज कितना हो जाएगा बी, और इट इज ओनली ड्यू टू आर्क, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तीसरी बार लिख रहे हैं फॉर्मूला, वी नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल, जो कितना है बच्चों 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। सॉल्व कर लिए थोड़ा सा, चलो ऐसा करो, चलो पाई से पाई कैंसिल कर लो, या ऐसा कर सकते हो बच्चों, पाई नहीं भी करोगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 10 की पावर -7 हो जाती है। पाई आपको अभी काट सकते हो, बाद में फिर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चों ना, सीधे सीधे वैल्यू लगा देते हैं इतने फैक्टर की वैल्यू, क्योंकि आप देखो ना पाई काटोगे, फिर आप मी नॉट को 4 पाई 10 की पावर -7 लिखोगे, फिर पाई आ जाएगा, तो कैंसिल करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो मैं इसकी वैल्यू लगा दे रहा हूँ सीधे 10 की पावर -7। आई कितना है बच्चों आपका 10 दिया, देखो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 पाई, पाई कितना हो गया 3.14 अपॉन 2, चेक कर लो बच्चों, देखो सही है। फिर एक बार बता देता हूँ, मी नॉट अपॉन 4 पाई के लिए 10 की पावर -7, 3 सेंटीमीटर मीटर में बदल दिया मैंने, 3 पाई हो गया 3.14 अपॉन 2, देख तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, देखिए 2 से 5, 2 से 10 को काट दीजिएगा, 5 हो जाएगा, 5 इंटू 3.14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3.14। अभी अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर चेक कर लीजिए, ये -2 पर जाके +2 हो जाएंगी, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों कितना 15.7 इंटू 10 रेज़ पावर -5, ये ऐसे 1.57, आप इसे साइंटिफिक में 1.57 10 रेज़ पावर -4, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिट जानते हो बच्चों टेस्ला, इतना हो जाएगा। बाकी डायरेक्शन देखो आर के लिए लगा दो बच्चों, इनवर्ड नॉर्मल हो जाए, खैर मैग्नीट्यूड पूछे, डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो आगे से इनवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो 1.57 10 की पावर -4 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे की बात डिस्कस करेंगे, नोट करिएगा इसको भी। हाँ तो आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए बच्चों आर्क वाले और स्ट्रेट, और देखो जितने भी हमने आज न्यूमेरिकल किए उसमें जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सियल लाइन पर था, और हमेशा ऐसा नहीं होगा बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सियल लाइन पर ही होगा, है ना। पॉइंट कंडक्टर के सराउंडिंग में कहीं हो सकता है। तो वो क्वेश्चन बच्चों हम कहाँ कब आएंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एक्चुअली स्टेट कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टेट कंडक्टर के क्वेश्चन और भी करेंगे, आज का तो मेन हमारा था क्या आर्क, और उसमें कंडक्टर भी आ रहा था और एक्सियल लाइन पर ही हर पॉइंट आया हमारा, ठीक है। तो स्टेट कंडक्टर वाले तो क्वेश्चन और करेंगे, एक हाफ कल रूल होता है वो भी हमें डिस्कस करना है बच्चों, वो हम एम्पियर सर्किटल लॉ में करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों हमारा तो बायट-सवेट लॉ और बायट-सवेट की एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, उसकी फिर दो एप्लीकेशन है कि लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, और फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में डायरेक्शन बेस्ड है चैप्टर, बहुत से आगे भी बहुत से डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग एंड कर रहे हैं बच्चों। अगले लेक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा कि बायट-सवेट लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करेंगे, और हम न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बायट-सवेट लॉ और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए बच्चों, ठीक है। ठीक, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी थ्योरेटिकल पॉइंट में डाउट हो तो हमें मैसेज किया करो बच्चों, मैसेज के ऊपर अपने डाउट पूछा करो। मैंने कहा कि बहुत से डाउट होंगे, एक आध छोटे मोटे डाउट तो मैसेज में आपको बता देंगे, लेकिन मान लो आपके न्यूमेरिकल में कोई डाउट है या कोई और बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो फिर हम डाउट्स का अलग से एक लेक्चर भी बना देंगे, ठीक है। ये हमेशा हम आपसे कहते हैं बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल या थ्योरी डिस्कस करते हैं
तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम ये एंड करते हैं, ठीक है। और बच्चों हम देखो हर लेक्चर में आपसे बोलते हैं कि अगर आप लेक्चर देखते हो और आप हमारा लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक किया करो देखते टाइम बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर को शेयर किया करो कि अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम का, हार्डली कुछ 35-40 डेज बचे आपके फिजिक्स के एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और जो आपके साथ वाले बच्चे हो, ठीक है, उनके साथ इन वीडियो को शेयर किया करो। और किसी बच्चे ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो कि जब भी हम कोई नई वीडियो है ना अपलोड करें तो उन बच्चों तक वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। टेक एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों, थैंक यू।